कक्षा 11 जीव विज्ञान में हम पहला अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमारा अगला बिंदु है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता से क्या तात्पर्य है? तो आज हमारी पृथ्वी पर हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के कीट, पक्षी, पालतू जानवर, अन्य पौधे देखते हैं। तो यही और कई भी ऐसे सारे जीव जो होते हैं जो हमें आँखों की सहायता से नहीं दिखाई देते। तो ये सभी मिलकर हमारी विविधता का निर्माण करते हैं। और ये विविधता जैसे जैसे हम क्षेत्र के अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये विविधता भी बढ़ती जाती है। यदि हम किसी सघन वन में जाएं तो हमें जीवों की बहुत बड़ी संख्या और उनकी किस्में दिखाई पड़ती है। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक होता है। अब तक वर्णित स्पीशीज़ की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है और इसे हम जीव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या या प्रकार कहते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास उपस्थित जो जीवों की संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी, वो भी संख्या परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जाते हैं तो उन जीवों के स्थानीय नाम जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम किसी क्षेत्र में जाएंगे तो किसी एक जाति का नाम अलग है और उसी पौधे का नाम किसी अन्य क्षेत्र के अंदर अलग है। तो इस तरह से कई संख्या के अंदर पौधे और जंतु, जीव जंतु हमारे पास उपस्थित है। तो सभी के अगर स्थानीय नाम ही होंगे तो हम एक जाति को जान ही नहीं पाएंगे। तो एक जाति को संपूर्ण विश्व के अंदर एक ही नाम से जाना जाए, इस तरह की वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिश की गई। तो उसके लिए उन वैज्ञानिकों ने जो जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनका विभिन्न प्रकार का नामकरण और उनका वर्गीकरण किया है। नामकरण पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? नामकरण पद्धति के द्वारा उन सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम के द्वारा ही उसे संपूर्ण विश्व के अंदर एक ही नाम से जाना जाएगा। अगर हम कहीं पर भी चले जाएं लेकिन उस जीव का नाम उसी जाति से जाना जाएगा, इसीलिए उनको वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जैसे स्थानीय भाषा के अंदर आम कहा जाता है, किसी दूसरे क्षेत्र में अगर जाएं तो उस आम के स्थान पर उसे और अन्य कोई नाम दिया जाएगा। तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उसके अलग अलग नाम होंगे। तो इतने सारे नामों को याद रखना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए सिर्फ एक ही नाम उनको वैज्ञानिक नाम दिया जाए जिससे संपूर्ण विश्व के अंदर उसको जाना जाए। तो इसीलिए नामकरण किया गया है, वैज्ञानिकों ने नामकरण किया है। विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं। हम पौधों और प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। हम जानते हैं कि यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। तो अगर हम किसी जीव को जानना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले का काम जो होता है वो पहचानना होता है। पहचानने के बाद में उसका नामकरण किया जाएगा। तो नंबर 1 पे जो काम किया जाता है वो पहचानना होता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो नाम होता है वो नाम देना होता है। दूसरा प्रोसेस जो होता है नाम पद्धति, जिसको हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, नाम प्रदान करना। और ये काम कौन करता है? तो ये काम करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई हैं जो किसी भी नई जाति का नामकरण करती है ताकि संपूर्ण विश्व के अंदर उसको सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। इस काम के लिए 2 संस्थाएं जैसे बनाई गई हैं। पहली संस्था जो है वो ICBN है और दूसरी संस्था जो है वो ICZN है। कई बार परीक्षा के अंदर इनका पूरा नाम जो है वो पूछा गया है। ICBN का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है और ICZN का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। ICBN का कार्य जितने भी प्लांट होते हैं उनको वैज्ञानिक नाम प्रदान करना होता है और ICZN जो होता है वो सभी जंतु जो होते हैं उन्हें वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो बॉटनिकल आया है, ये बॉटनी जो होती है वह
पौधों से संबंधित होती है। और यहाँ पर जो जूलॉजिकल आया है ये जंतुओं से संबंधित होता है। हमने जू देखे होंगे, वही जू जहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है, तो जू और जूलॉजी बना है ये। जूलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंदर सभी प्रकार के हम पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं दोनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो किसी भी जीव को दिए गए हैं। अब ये नामकरण पद्धति जो है वो किस प्रकार दी जाती है और किस प्रकार से किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, तो उस नामकरण के लिए हमारे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने यह विधि को सुझाया था कि किस प्रकार से हम किसी जीव को नाम दें। तो वो नामकरण पद्धति क्या होती है, जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न यही से पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। कैरोलस लिनियस के द्वारा ये द्विनाम पद्धति दी गई थी। अब इस द्विनाम पद्धति के अंदर क्या चीज़ होती है, किसका अध्ययन करते, तो वो हम जानेंगे कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस की क्या है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक नाम के अंदर दो नाम शामिल होते हैं। ये पहला नाम और ये दूसरा नाम शामिल होता है। यहाँ पहला नाम लिखा जाएगा और यहाँ दूसरा नाम लिखा जाएगा। पहला जो नाम लिखा जाता है किसी भी जीव का, वो उसका वंश नाम कहलाता है। दूसरा जो घटक पाया जाता है किसी भी वैज्ञानिक नाम के अंदर, वो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि दो नामों को सम्मिलित करके किसी वैज्ञानिक नाम को बनाया गया है, इसीलिए उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा इसे बताया गया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। इसके अंदर और किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं, तो नाम देने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको एक प्रयोग के द्वारा समझाया गया है यहाँ पर द्विनाम पद्धति के अंदर। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, एक वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंजीफेरा इंडिका जो है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ पर दो नाम हैं, पहला नाम मैंजीफेरा और दूसरा इंडिका होता है। तो मैंजीफेरा जो होता है वो वंश का नाम प्रदर्शित करता है, जबकि इंडिका जो होता है वो किसी जाति को प्रदर्शित करता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के आम की वैरायटीज़ जो होती है हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, तो वो हमने देखी होगी। तो वो जाति तो वंश तो उसका एक ही है, मैंगो आम जो जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन उसकी क्या बदल जाती है, उनकी जातियाँ बदल जाती है। किसी को हम बादामी आम कह रहे हैं, कोई दूसरा आम कह रहे हैं, तो वो उसकी क्या बदल रही है, उनकी जातियाँ बदल रही है, उनका वंश जो है वो एक ही रह रहा है, वो है मैंजीफेरा। मतलब सभी जो आम होंगे उनका वंश मैंजीफेरा ही रहेगा, लेकिन उनकी जो पीछे की जाति है जो हमने इंडिका लिखी है वो परिवर्तित हो जाती है प्रत्येक नाम के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि द्विनाम पद्धति के अंदर हमें दो नामों को शामिल करना है, जिसमें पहला नाम जो होता है वह वंश का नाम होता है और दूसरा नाम जो होता है वो जाति का नाम होता है। मैंजीफेरा वंश नाम है और जबकि इंडिका एक जाति का नाम है, जाति संकेत को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर कुछ सार्वजनिक नियम दिए हैं कि किसी भी द्विनाम को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। तो द्विनाम पद्धति के नियम को बता रहे हैं यहाँ पर। पहला जो नियम है ये बताता है कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और उन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाए। पहली शर्त यही होती है कि द्विनाम लिखने, किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। जो लैटिन भाषा होगी उसी में उसका वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत होता है। ये हमने यहाँ पर बता दिया है कि पहला नाम मैंजीफेरा जो होता है वो वंश को बताता है, जबकि दूसरा नाम वैज्ञानिक जो है वो जाति को बताता है। तीसरा नियम ये कहता है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम कॉपी के अंदर या किसी किताब के अंदर इसको नाम को लिखा जाएगा, हाथ के द्वारा अगर लिखा जाएगा मैंजीफेरा इंडिका जैसे हमने लिखा है, तो उन दोनों नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करनी ज़रूरी है।
उनको रेखांकित किया जाएगा। और ये रेखांकित करना क्या प्रदर्शित करता है, तो वो उसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। जब ये मैंजिफेरा इंडिका लिखा जाएगा, तो अगर इन्हें इंग्लिश में लिखा जाएगा, तो इंग्लिश में लिखने के अंदर उसका क्या नियम है, उसका पहला अक्षर जो वंश नाम बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जैसे अगर हमको मैंजिफेरा को लिखना है, तो मैंजिफेरा को लिखने के लिए हमको पहला जो कैपिटल अक्षर होगा हमारा एम होगा। मैंजिफेरा लिखने के लिए हमारा जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल एम लिखेंगे, बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, यानी कि अगर हमको इंडिका लिखना है तो इंडिका के अंदर उसको हम स्मॉल आई लिखेंगे। तो पहला जो अक्षर वंश का लिखना है वो तो हमें कैपिटल लिखना है, और जो हमारी जाति है उसका पहला अक्षर हमको छोटा अक्षर लिखना है। तो यहाँ पर ये 4 नियम बताए गए हैं जो हमारे द्विनाम पद्धति के होते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है या किसी भी जीव का अगर हमको वैज्ञानिक नाम लिखना है तो उसके अंदर 2 ही नाम होंगे, पहला वंश का नाम होगा और दूसरा जाति का नाम होगा। दूसरे जाति के नाम को शामिल किया गया है। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण बताए गए हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक नामों को लिखा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से नाम जो है हमारे वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे पहला नाम जो है वो मानव का बताया गया है। पहला नाम जैविक नाम, जैसे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें होमो वंश हो जाएगा और सेपियंस उसकी जाति हो जाएगी। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, इसमें मस्का जो है वह वंश है और डोमेस्टिका उसकी जाति हो जाएगी। आम मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा उसका वंश है और इंडिका उसकी जाति। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम उसका वंश है और एस्टिवम उसकी जाति। और ये सभी, जैसे आपने मटर का भी पढ़ा होगा, पाइसम सटाइवम होता है, जो अपने पुरानी क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। पाइसम सटाइवम उसका नाम है, उसका अध्ययन आप कर चुके होंगे। अब हमने जो पहचानना और नामकरण किया गया, उससे आगे के अध्ययन में क्या किया जाता है, उससे आगे के अध्ययन के अंदर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण, अगर हमने किसी पौधे को पहचान लिया है कि ये पादप है, जंतु है, तो उसका आगे वर्गीकरण भी किया जाएगा। क्योंकि वर्गीकरण का क्या लाभ है, वर्गीकरण के द्वारा हम जीवों का अध्ययन जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके, और इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि इसको हम किस वर्ग में रख रहे हैं। इसको हम जंतु कह रहे हैं, इसको हम पादप कह रहे हैं, इसको हम बिल्ली के वंश में रख रहे हैं, ये कुत्ते के वंश में है, ये पेड़ के अंदर है, ये पौधा के अंदर है। तो ये सभी सुविधा हो जाएगी हमारे पास अगर हमने वर्गीकरण कर दिया उसका। तो प्रत्येक जो जंतु होता है वह एक टैक्सा का काम करता है, सभी को पहचानना असंभव है। अब हम किसी जीव को पहचानने का काम जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो वर्गीकरण करेंगे और पहचानेंगे तभी तो हम किसी जीव को जान सकते हैं। अगर मान लो हमारे शरीर में स्तनधारी शब्द आया है कि स्तनधारी क्या होते हैं, या फिर हमारे विषय दिमाग में आया, हमारे मस्तिष्क में आया कि कुत्ते या बिल्ली किसे कहेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में हमेशा जब भी हमने कुत्ता और बिल्ली कहा होगा, हमारे मस्तिष्क में कुत्ते और बिल्ली की ही इमेज बनी है हमेशा कि हाँ ये कुत्ता होता है, ये बिल्ली होता है। तो ऐसा किस वजह से संभव हुआ है, ऐसा वर्गीकरण करने की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर आज हम पूछें कि स्तनधारी किसे कहा जाता है, तो स्तनधारी हम ऐसे जीव को कहते हैं जिसके अंदर बाह्य कान उपस्थित होते हैं, शरीर पर बाल उपस्थित होते हैं। अगर हमको गेहूँ के बारे में कहा जाएगा तो हमारे मस्तिष्क में गेहूँ ही आता है, ऐसा नहीं होगा कि हम मक्के को गेहूँ कह रहे हैं। ऐसा किस वजह से हो पाया है, क्योंकि हमने वर्गीकरण किया है कि इस तरह की संरचना जिसमें उपस्थित होगी उसे हम गेहूँ कहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु, विभिन्न प्रकार के अगर नाम लिए जाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में हमेशा उन्हीं का प्रतिबिंब बनेगा। और ऐसा किस वजह से संभव हो पाया है, तो ऐसा
वर्गीकरण करने की वजह से संभव हो पाया है। सबसे पहले तो हमने किसी जाति को पहचाना है, फिर उसका नामकरण किया है और तीसरा काम हमने उसका वर्गीकरण कर दिया है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा हम आसानी से किसी जीव के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक जो जीव होता है उसे हम टेक्सा, वैज्ञानिक शब्द जो यूज़ किया गया है वो टेक्सा होता है। तो हम किसी की भी बात करें, चाहे हम कुत्ते की बात करें तो वो एक टेक्सा है, अगर हम बिल्ली की बात करें तो वो भी एक टेक्सा है, अगर स्तनधारी की बात करें तो वो एक टेक्सा है, गेहूँ अलग टेक्सा है, चावल अलग टेक्सा है। तो ये सभी जो होते हैं वो अलग अलग टेक्सा होते हैं। गेहूँ भी टेक्सा है, सभी अलग अलग टेक्सा को बताते हैं। इन गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन से गुण अलग अलग टेक्सा के अंदर विभाजित करने के लिए कौन से गुणों को देखा जाएगा? तो पहला, रचना, कि बाहर से उसकी संरचना किस प्रकार की है। कोशिका की रचना, कि वो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है। विकासीय प्रक्रम और जीव के पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक है। और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। हम देखेंगे कि अगर किसी जीव का हमें वर्गीकरण करना है तो वो किस प्रकार की संरचना रख रहा है, उसका पादप संरचना, उसकी कोशिका की संरचना कैसी है। विकासीय प्रक्रम का मतलब ये होता है कि उसका विकास जो है वो कौन सी जातियों से हुआ है, उसका विकास कौन सी जगह पर हुआ है, कौन से पारिस्थितिकी सूचनाएं, मतलब उसका वायुमंडल जो है वो किस प्रकार का है। ये सभी अध्ययन जो है हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो वर्गीकरण के आधार की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो उसके अंदर हम विशेषीकरण, पहचान, सबसे पहला हमारा काम क्या था, किसी जाति को जानने के लिए उसको पहचाना जाएगा कि यह जंतु है, यह पादप है। दूसरा काम वर्गीकरण और उसके बाद में नाम पद्धति। ये तीन काम होने के बाद में हमारा वर्गी की शाखा बनती है। इस वर्गी की शाखा के अंदर हम इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पूछा जाता है कि वर्गीकी में आधार क्या है, वर्गीकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो हमें इन तीन चीज़ों को शामिल करना है वर्गीकी के अंदर। तो किसी भी जाति को पहचानना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना, इन तीन चीज़ों को हमारे वर्गीकी के अंदर शामिल किया गया। और वर्गीकी कोई आज से नहीं है, वर्गीकी पुराने ज़माने से चली आ रही। मनुष्य जो थे वो उस वक्त के अंदर भी जीवों को विभिन्न शाखाओं के अंदर बांट रहे थे, लेकिन उनका आधार जो था वो अलग था। मनुष्य पहले सिर्फ स्रोत के नहीं, उनको सिर्फ आवश्यकता जिन वस्तुओं की होती थी उन्हीं को खोज रहे थे, उपयोग के आधार पर वो खोज रहे थे। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। मतलब जो पुराने ज़माने के अंदर मनुष्य वर्गीकरण कर रहा था तो वो किस आधार पर कर रहा था, तो उपयोग के आधार पर कर रहा था। और आज हम वर्गीकरण जो कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने वो लक्षण भी देखे, कौन कौन से लक्षण देखे जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्गीकरण के अंदर। तो पहला हमारा रचना हो गया, कोशिका की रचना, विकासी प्रक्रम, पारिस्थितिकी सूचना, इन सभी लक्षणों के आधार पर हम आज वर्गीकरण कर रहे हैं। और जो हमारा पुराने समय के अंदर वर्गीकरण था वो किस आधार पर था, वो उपयोग के आधार पर वर्गीकरण था। अब हमने ऊपर वर्गीकी का अध्ययन किया। वर्गीकी के अंदर हमने तीन चीज़ों का अध्ययन किया, वो हमारी पहचानना, नामकरण और वर्गीकरण होता है। अगला जो हमारी शाखा उसी में शामिल की गई है वो है वर्गीकरण पद्धति, सिस्टेमेटिक्स जिसको हम कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स में क्या नया आया, सिस्टेमेटिक्स के अंदर एक चीज़ को और शामिल किया गया, वो था उनके आपसी संबंध को शामिल किया गया था कि उनके जो भी जीव वगैरह होते हैं उनके बीच में उनका विकासी संबंध क्या है, उनको ध्यान रखा गया था। पहले के अंदर सिर्फ तीन गुणों को लिया गया था और जो वर्तमान के अंदर वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसके अंदर एक चीज़ को और शामिल किया गया, वो था विकासीय संबंध। कि दो जातियाँ अगर हैं तो उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में ऐसा कौन सा संबंध है, उनको अध्ययन किया जाएगा। क्या वो जनन के लिए संबंधित है, क्या वो परागण के लिए संबंधित है, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसके लिए वो आपस में संबंधित है। सिस्टेमेटिक शब्द के अंदर चार चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला वर्गीकरण, दूसरा नाम पद्धति, पहचानना, और चौथा जो है वो अंतर संबंध क्या होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जबकि हमने जो
ऊपर वर्गीकी पढ़ी है, ये वर्गीकी, इसके अंदर हम सिर्फ तीन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, पहचानना, वर्गीकरण और नाम पद्धति। लेकिन हमारी जो आधुनिक शाखा है, जो हमारी सिस्टमेटिक्स है, उसके अंदर हम 4 चीज़ों को शामिल करें, उसके अंदर हमने संबंध को और शामिल कर लिया है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों को नियमित व्यवस्था करना। और लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। इसका मतलब ये है कि लिनियस की जो पुस्तक थी, उसने उसका नाम भी सिस्टेमा नेचर रखा था, जो इसी के ऊपर आधारित था।